नमस्कार, मैं योगेश राणा और आज राजनीति पर बातचीत में हमारे साथ है उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कर्ण मेहरा। कर्ण मेहरा के स्थान पर अभी उत्तराखंड में गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और चर्चा यह है उत्तराखंड में कि कांग्रेस में बहुत लंबे समय बाद कर्ण मेहरा और गणेश गोदियाल की जो जोड़ी है वो बहुत अच्छा करती हुई दिख रही है। बड़ा अच्छा तालमेल दिख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि यह तालमेल दिखने में अच्छा है या फिर इस तालमेल के जो पीछे की कहानियां हैं वो भी सचमुच इतना ही तालमेल है जितना जमीन पर दिख रहा है, सामने दिख रहा है। इन्हीं सब चीजों को लेकर अभी कर्ण मेहरा और गणेश गोदियाल दोनों ही धराली की यात्रा करके आए हैं। धराली बड़ा चर्चा में आ गया है, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं उत्तराखंड की सरकार को लेकर। बात उस पर भी करेंगे और बात कांग्रेस की कुछ अंदरूनी राजनीति को लेकर भी करेंगे और बात इस पर भी करेंगे कि आखिर दिल्ली की जो मीटिंग होती है, दिल्ली की मीटिंगों में ऐसा क्या होता है कि चर्चा देहरादून में शुरू हो जाती है। तो कर्ण मेहरा जी, आपका जनता टीवी में बहुत बहुत वेलकम है। धन्यवाद सर। और बात शुरू यहीं से करते हैं कि जो नई टीम कांग्रेस के हाईकमान ने बनाई है, कैसा तालमेल चल रहा है? देखिए, बहुत ही वाइज डिसीजन मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि गणेश गोदियाल जी पहले भी अध्यक्ष रहे हैं और प्रीतम सिंह जी भी अध्यक्ष रहे हैं, सीएलपी भी रहे हैं और हरक सिंह रावत जी पार्टी के सीएलपी रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो अनुभव लोग ये तीनों हैं और कैंपेन कमेटी का चेयरमैन प्रीतम भाई को बनाकर उनके अनुभव का लाभ लेने की कोशिश है। वहीं तेज तर्रार स्वभाव के जो हमारे पूर्व सीएलपी हैं और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, उनको प्रचार प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और वहीं गणेश गोदियाल जी हैं, सौम्य हैं और काफ़ी मुखर हैं। जब वो खासकर जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े पौड़ी संसदीय सीट से, तो जो उनकी शैली थी उससे लोग प्रभावित हुए और वाकपटुता में भी तेज है। और उनका वो डायलॉग भूले नहीं भूलता। जब मैं गांव में पूछता हूँ कि क्या आपको चवन्नी अठन्नी याद हैं गणेश गोदियाल, तो सब हाँ बोलते हैं। तो इसका मतलब गांव में वो माँ जो बुजुर्ग महिलाएं टीवी देखती हैं वो भी गोदियाल जी की चवन्नी अठन्नी को याद रखते हैं। ये खास कोरोना को लेकर उन्होंने कहा था, फेलियर को लेकर उन्होंने ये याद दिलाया था कि तपेदिक है, टीबी है, मलेरिया है, पोलियो है, इन सब का उन्मूलन पूर्ववर्ती सरकारें करती रही, लेकिन प्रचार नहीं करती थी। तो फेलियर को भी बीजेपी ने कैश किया, लेकिन गणेश गोदियाल जी का वो डायलॉग ऐसा था जिसने उसको पेनिट्रेट किया। तो ऐसे आदमी को अध्यक्ष बनाया, तो आई एम हैप्पी। बिल्कुल, आप खुश है ये तो दिखता है, दोनों का तालमेल दिख रहा है, लेकिन इस तालमेल के पीछे की कुछ समीकरण पे भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं धराली पे जी। अभी धराली आप और जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गोदियाल जी, दोनों धराली गए थे और धराली से फिर वापस आए। वापस आने के बाद देहरादून में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या देखकर आए? देखिए, जब घटना घटी थी धराली की, मैं रानीखेत में था और मेरे मुक्तेश्वर में एक रात को बैठक थी। मुझे आदरणीय वेणुगोपाल जी का कॉल आया दिल्ली से कि धराली में बहुत बड़ा हादसा हो गया, क्योंकि हम लोग चुनाव में थे, समझ पता नहीं चला था, मैं इंटीरियर में था। तो मैं एकदम शॉक्ड रहा। उन्होंने कहा इमीडिएटली अभी जाओ। मैं रात को 12 बजे रानीखेत से चला रात, और दूसरे दिन मैं, क्योंकि रास्ते में ड्राइवर दिन भर भी चला था, रात को हम कहीं रास्ते में पत्थर गिर रहे थे, कहीं बारिश बहुत थी उस दिन, तो हम लोग पत्थर हटाते ये करते किसी तरीके से वहाँ पहुँचे उत्तरकाशी। और दूसरे दिन जब हम आगे पहुँचे तो गंगोरी पे, तो हम लोगों को रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि साहब आपको आगे जाना नहीं है और प्रशासन ये चाहता है कि आप वहाँ ना जाएं, खतरा है। और जाने नहीं दिया। हम बहुत परेशान थे। तमाम पत्रकार जो देहरादून इत्यादि से वहाँ आए थे वो वहाँ फंसे हुए थे। तो समझ में नहीं आया क्या करें। मैं वहाँ गया भी, वहाँ भी रोकने की कोशिश की। मैंने कहा मैं विजिट कर रहा हूँ खाली। तो पुल जो टूट गया था लेमशी गाड़ पे, तो वहाँ मैं गया तो वाकई में पूरा पुल बह गया था और करीब एक मारुति कार के बराबर एक पत्थर उछल के जो है पुल के ऊपर आया था, जिसने अपार्टमेंट तोड़ा था। वो देखने लायक मंजर था, बहुत खतरनाक लग रहा था। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा हम जाएंगे कैसे, ये जाने भी नहीं देंगे और जाएंगे कैसे, क्योंकि कहीं से कोई रास्ता नहीं था। तो उस दिन तो पुलिस ने हमको जाने नहीं दिया। तो हमने रात को कहीं से एक रस्से का इंतज़ाम किया और रात को नहाने के बहाने से मैं कमरे से निकला और कि वहाँ एक हॉट वाटर पूल है, तो वहाँ जाने की बात की। तो सब ने सोचा 11 बजे रात को कहाँ जाएगा,
तो वहाँ से मैं रात को रस्सा लेके जाके एक छोटे से पेड़ की जड़ में बांध के आया और उसको नीचे डाल दिया। एक लोहे का पुराना गार्डर पड़ा था, वो मैंने नीचे फेंक दिया रात ही को। सुबह मैंने अपने साथियों को अलर्ट कर दिया था। 5-6 लोग जो हेल्थ से ठीक थे, मुझे लगता था 50-60 किलोमीटर चल लेंगे, मैं उनको लेके सुबह 6 बजे निकल के वो रस्से के सहारे नीचे जाके हम जब दूसरी तरफ चले गए तब इनके हाथ पैर फूले, कहाँ चले गया, कैसे चले गया। तो हम आप निगरानी में थे? हाँ, हम निगरानी में थे पुलिस की, और हम वहाँ से निकल गए। तो करीब 35 किलोमीटर एक साइड वो बैठता है हरसिल से वहाँ तक, उसमें हम लोग पैदल पहुँचे और वहाँ के हालात देखिए, मंजर बहुत खतरनाक था। पाँव धंस रहे थे, दलदल, रोना चिल्लाना, लोगों का ये कहना कि आज चौथा दिन है, अभी तक हमको एक मोमबत्ती भी नहीं मिली है, पानी नहीं मिला है। यहाँ तक मेरे पास वीडियोज़ हैं लोगों की, मार्चिस भी नहीं भेजी, ये शिकायतें लोगों की थी, और गाद से भरा हुआ पानी पीने के लिए मजबूर थे। तो मैं देखा, कई चीज़ों लोगों से बात की, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोगों से भी बात की। फिर मुझे कुछ मजदूर मिले जो, क्योंकि मजदूर क्या करते हैं, वो जितना पैसा आता है वो वापस अपने परिवारों को भेज देते हैं। लेकिन वो उस समय आप गए थे, उस समय तमाम आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तमाम बातें भी हुई थी, लेकिन अब जो गए हैं आप जी, उसमें और अब में क्या अंतर दिखा? क्योंकि उसके बाद तो सरकार ने वहां पर तमाम सर्वे कराए, मुआवजे भी वितरित किए गए, बहुत सारी चीजें सरकार कह रही है कि सरकार ने किया है वहां, उत्तराखंड सरकार ने। देखिए सर, आप काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, पहाड़ को आप जानते हैं। जो ऐसे इंटीरियर इलाके हैं, यहाँ 3-3, 4-4 पुश्तों की जमा पूंजी लगाई जाती है। वहाँ बैंक्स में लोग पैसा नहीं रखते हैं, जेवर खरीद लिए, जमीन ले ली, कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो जो पैसा परिवार के दादा ने, पिता ने जमा किया था, मॉडर्न जमाना आने के साथ लोगों ने अब होटल्स, होम स्टेज, इसकी ओर को लोग गए, क्योंकि पहले से तो यात्री घरों में रुक जाते थे, कम यात्री भी होते थे। अब वहाँ होटल्स की, होम स्टेज की, रिजॉर्ट्स की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने अपनी जो 3 पुश्तों की जमा पूंजी थी वो वहाँ लगा दी, होम स्टे और होटल्स बनाने में। और उस दिन यही हो रहा था कि शायद इनको मुआवजा मिलेगा। एनडीआरएफ एसडीआरएफ दिख रहा था करीब 100-150 वहाँ उन कपड़ों में, लाल पीले कपड़ों में जो चमकते हैं रात को, उसमें वहाँ लोग दिख रहे थे, कुछ मशीनें दिख रही थी। हमको लगा कुछ शायद करेंगे। लेकिन जब मैं अभी गोदियाल जी के संग गया तो सन्नाटा था, एक भी आदमी वहाँ मदद करने वाला नहीं था। मकान जस के तस थे, जो डूब गए, जो फैल गए, कुछ मकान खोदे गए थे। तो मैंने लोगों से पूछा, वीडियोस आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि साहब अपने पैसे से खुदवाया है। अब पता याद आई ना, जब उससे घबराहट से बाहर आए कि मेरा जेवर जो 3रे नंबर के नीचे वाले कमरे में था, तो अब वो जेवर निकालना है। तो जेसीबी मशीन को बुलाकर उसको तेल का पैसा देकर, क्योंकि कम में करा रहे हैं, तेल वेल का पैसा देके खुद आ रहे। तो वो बता रहे कि साहब 1.5 लाख का जेवर निकले, लेकिन 60,000 तो मेरे खुदवाने में लग गए। तो सरकार कुछ नहीं कर रही, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, हालात पे छोड़ दिया। आज भी स्वच्छ पीने का पानी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज आज भी वहाँ नहीं है। और लोग इस उसमें है कि मार्च के बाद जब वो वापस आएंगे, अब ठंड हो गई है, तो लोग नीचे उत्तरकाशी की साइड चले गए हैं, साथ जाते हैं। उनका ये कहना है कि जब वापस आएंगे कहाँ रहेंगे? अभी तो पड़ोसी का जिसके 2 कमरे बचे वो दूसरे वाले को रख ले रहा है, लेकिन अभी जीवन भर नहीं चलने वाला है। तो उनका ये रोना और कोई मदद ना होना, जैसे मुआवजा भी 5 लाख के हिसाब से कुछ लोगों को दे दिया, उसमें भी अब ये कह रहे हैं कि 112 लोग हैं, 38 को दिया जाएगा, बाकी को कह दिया कि आपके मकान है। अब उन मकानों को आप सुरक्षित माने तो एफिडेविट दे दीजिए, सरकार दे कि भाई आप सुरक्षित स्थानों में, आपके घर ठीक है, क्योंकि क्रैक्स आए हुए हैं, मकान टूट गए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर दिख रहा है, कह रहे हैं इसमें रहो। एक व्यक्ति ने ऑन कैमरा कहा है कि मेरा घर खराब हो गया, तो लिंटर जो है, स्लैब, वो लीक कर रहा है, मैं उसके ऊपर एक लकड़ी वकड़ी से अपना एक हट सी बनाना चाह रहा था रहने के लिए। उसका काम एसडीएम ने रुकवा दिया कि यहाँ निर्माण बना हो गया। तो फिर कहाँ जाएंगे वो लोग? जिसका 2 करोड़ का नुकसान हो गया, 1.5 करोड़ का नुकसान हो गया, उसको 5 लाख आप दे रहे हैं, कैसे करेगा? दूसरा, जो मकान पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से बना गया, आपने देखा बड़ी सुंदर शैली है, क्योंकि वो भूकंप रोधी भी है, वो ठंड और गर्म दोनों चीज से बचाने का काम करते हैं। उसमें पत्थर की एक लेयर होती है, उसके बाद एक देवदार की लकड़ी पूरी बड़ी लगाई जाती है हिस्सों में इसी तरह से वो क्योंकि मजबूत है। और वो जो सेस्मिक जोन है उत्तराखंड, उसमें भी वो सुरक्षित है कि उसमें गिरते हैं तो किसी की डेथ होने का इसका चांसेस नहीं रहते। तो वो उनको कच्चे मकान की श्रेणी में रख गया ताकि मुआवजा कम देना पड़े। अब वो घर बनाना चाहते हैं, बनेगा उसी शैली में, क्योंकि सीमेंट कामयाब नहीं है सर। वहाँ सीमेंट गल जाता है, ज्यादा बर्फ अगर रहे कुछ दिन तो सीमेंट को गला देती है। साथ में जो वहां गिरने वाली ओस है जिससे पानी भी जम जाता है, वो भी सीमेंट को खाती है।
तो नहीं, लेकिन इसमें सवाल ये आ रहा है कर्ण मेहरा जी, अभी अजय कोटियाल, कर्नल अजय कोटियाल का जी बयान एक वायरल हुआ। जी उन्होंने ही सोशल मीडिया पे अपने उसको शेयर किया है। जी उस बयान के बाद चर्चाएं गर्म हुई और चर्चाएं गर्म होने के आप लोग कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल गया। जी तो कर्नल साहब का खुद कहना है, बोले कांग्रेस तो राजनीति कर रही है, पहली बात। जी दूसरी बात ये कि इस तरह की सूचनाएं तो पहले भी आती रही है जी कि वहां जो सड़क बनी चार धाम यात्रा के लिए, जब सड़क वो बनी उस समय पे कई सारे वहां से लोकल जो लोग हैं उन्होंने भी कहा, कई सारे लोग गए कि ये सड़क जहां बनी है यहाँ तो अभी नीचे डेड बॉडीज दबी हुई है। तो सूचनाएं तो बीच बीच में आ ही रही थी। जी। अभी ऐसा क्या कर्नल साहब ने अलग से कहा? और उनका कहना है, बोले मेरे कहने के बाद तो राजनीति हो रही है, कांग्रेस तो राजनीति करने लगी। देखिए सर, जब कोई पत्रकार नॉर्मल वहां जाके कोई समाचार दिखाता है या पोर्टल दिखाता है या कोई व्यक्ति कहता है, तो उसको हम उतना ऑथेंटिक नहीं मानते, क्योंकि हम खुद गए थे। मैं तो 5 को घटना घटी, 8 को मैं खुद वहां था, मैं खुद देख के आया था। और मरने की संख्या ये कोटियाल साहब ने जो बताया, मुझे उस पर भी सहमत मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है उससे ज्यादा है, 147 उससे ज्यादा है जो मुझे लगता है। लेकिन कर्नल कोटियाल का जो कथन है वो इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि वो 10 अगस्त को मुख्यमंत्री के द्वारा अपने प्रतिनिधि नामित किए गए। पूरी जितनी जो गंगोत्री घाटी है उसका कैसे पुनर्निर्माण होगा, पुनरुद्धार होगा, वहां किस किस तरीके की चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, धराली में किस तरीके से हम दोबारा से काम कर सकते हैं, इस चीज के लिए उन्होंने उनको नियुक्त किया। और मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त व्यक्ति जब कोई स्टेटमेंट देता है तो निश्चित ही मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट माना जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि थे। वो स्वयं अपने मुंह से जब कह रहे कि 147 लाशें वहां हैं और हम नहीं निकाल पाए, तो ये हमारे लिए अलार्मिंग था। और जो मेरी शंकाएं थी उनको ये बल दे रहा था। इसीलिए हम दोनों भाइयों ने मिलकर ये तय किया कि हमको एक प्रतिनिधिमंडल लेके वहां जाना चाहिए। हमको वहां लोगों से, मिस्टर पवार से हमने बात की, संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे हमने बात की, और वहां के तमाम महिलाओं और उनसे बात की। और दुख इस बात का है कि एक सार्थक पहल को राजनीति का रूप दिया जा रहा है। भाई, लाशें 147, जो लोगों के परिजन वहां दबे हैं, क्या वो नहीं चाहते कि अपने रिचुअल के हिसाब से उनका अंत्येष्टि करें? वो नहीं चाहेंगे कि अपनी क्रियाएं वहां पूरी कर सकें? और हमारे यहाँ इस चीज को लेकर बहुत मान्यता है, देवभूमि है। और कर्नल कोटियाल का ये कहना कि वहां इतने लोग दबे हुए हैं और हम नहीं निकाल पाए हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सरकार के प्रतिनिधि हैं, राज्य मंत्री का स्तर है उनके पास, पहले एक पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के। तो ऐसे में कर्नल कोटियाल की बात को अगर गंभीरता से कांग्रेस नहीं लेगी, कौन लेगा? नहीं, कर्नल साहब का तो ये कहना है वो बंद कमरे में बातचीत हुई है और फिर इस पे कांग्रेस ने एकदम से राजनीति शुरू कर दी। नहीं, हम अगर ये कह रहे हैं कि 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि उन बॉडीज को निकाला जाना चाहिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि उनको मकान बनाने के लिए फ्री में लकड़ी उपलब्ध करानी चाहिए, वो भी देवदार की, जो लकड़ी दी जा रही है वो कामयाब वहां नहीं है, वो भी खरीद के, हम कह रहे हैं कि देवदार की लकड़ी आवश्यक है उनके लिए, क्योंकि उसी से वहां बनते हैं मकान, वो मजबूत मानी जाती है इनका मूल, वो ऊपर। तो ये राजनीति है क्या? अगर हम अपने उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़े हैं, उनके दुख में, उनकी तकलीफ में, तो ये राजनीति नहीं है। और अगर कर्नल कोटियाल और बीजेपी के नजर में राजनीति है, तो हाँ, हम ऐसी राजनीति कई बार करेंगे और करते रहेंगे। बिल्कुल। एक बड़ी चर्चा है आजकल, वापस कांग्रेस पर आते हैं, जी कि गणेश गोदियाल और कर्ण मेहरा तो बिल्कुल जय वीरू की तरह लगे हुए हैं। तो सचमुच लगे हुए हैं, भीतर खाने अभी भी कुछ तालमेल में कमी दिख रही है। क्योंकि अगर उत्तराखंड में ही देखेंगे, उत्तराखंड में कांग्रेस को सबसे बड़ी जो हानि होती रही है, ये तमाम फैक्ट्स इस तरह के दिखते रहते हैं कि या तो टिकट बंटवारे के समय अंदरूनी झगड़ों में हो जाती है, या फिर इसके अलावा भी जो अंदरूनी बार बार झगड़े दिखते रहते हैं उसके कारण होती दिखती है जी। और खासकर जब सत्ता परिवर्तन होता है संगठन में, एक व्यक्ति से लेकर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दूसरे व्यक्ति को दी जाती है, तो अक्सर ऐसा दिखता नहीं है। इस बार बड़ा दिख रहा है, ऐसा क्या कमाल हो गया है? देखिए, जब चर्चा हुई दिल्ली में ये परिवर्तन से पहले, दिवाली के बाद, और ये था कि परिवर्तन होगा, तो हम लोगों ने मन ही मन में ये बात, मेरे भी थी और शायद गोदियाल जी और सीनियर्स की भी रही, और बात में ये चर्चा भी आई कि हम सब जिम्मेदार कार्यकर्ता प्रदेश के लिए हैं, राष्ट्र के साथ साथ, और हम लोगों को अपने हितों के लिए वो नहीं करना चाहिए जिससे कार्यकर्ता का नुकसान हो।
क्योंकि जब सरकार नहीं आती तो कार्यकर्ता की छोटी छोटी उम्मीदें टूटती हैं। क्या मांगता है? अपने गांव के रास्ते, अपने गांव तक सड़क, स्कूल में टीचर्स, अस्पताल में डॉक्टर्स, उनकी छोटी छोटी डिमांड्स है। और जब उनकी सरकार नहीं होती तो वो निश्चित ही अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, और हम पिछले 10 साल से सरकार में लगभग नहीं है। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है नेताओं की कि हम कोई ऐसा कदम या काम ना करें जिससे कार्यकर्ताओं की उम्मीदें टूटें। इस समय सबसे पहले भर्ती घोटाले के आरोपियों को सजा कैसे मिले, अंकिता और जो बहनों के साथ हुआ है उनके हत्यारों को या उनके अपराधियों को सजा कैसे मिले, कैसे किसानों के हित में हम काम कर सकें, कैसे बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को हम ठीक करें, हमारा ये है। और ये हमको ताकत देता है सर कि हम एक साथ रहें और एक साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूती के लिए काम करें। अच्छा, उत्तराखंड में कांग्रेस की बात हो और हरीश रावत की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। अभी दिल्ली में एक मीटिंग हुई, जी। पता चला कि अचानक से जो प्रदेश का नेतृत्व है, प्रदेश के बड़े नेता है, उनको राहुल गांधी के यहाँ से संदेश आया, मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ से संदेश आया, दिल्ली बुलाया गया, बड़ी मीटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में जो संगठन का सृजनात्मक काम चल रहा है उसको यशपाल आर्य देख रहे हैं, वो वहां से ऑनलाइन जुड़े। हरीश रावत की मौजूदगी नहीं रही, वे भी तो सीडब्ल्यूसी के मेंबर है और उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है। तो क्या ये जो बीजेपी में अक्सर होता रहता है मार्गदर्शक मंडल, ये क्या कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया है? नहीं, मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं। अगर आप उस मीटिंग को गौर से देखें दिल्ली वाली को, उसमें कौन कौन थे? गणेश गोदिया, हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह जी, मैं और यशपाल आर्या, वो ऑनलाइन जुड़े। चूंकि 3 उसमें ऐसे लोग थे, 4 लोग जो अभी अभी जिनको पद दिए गए। हरीश रावत जी को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, उनको पता है क्या करना है। पर यशपाल आर्या जी एज ए CLP वहां थे, वो होना ही है। अगर पार्टी की बैठक है CLP होते हैं। अध्यक्ष के तौर पर गणेश गोदिया है, बट उसके बाद भी उनके संग एक और चीज थी, वो नए हैं, मतलब पहली बार उनको पद मिला है। प्रीतम सिंह जी चुनाव प्रबंधन समिति देख रहे हैं, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, चुनाव प्रचार समिति के। और हरक सिंह जी कैंपेन कमेटी, मतलब उसके प्रबंधन समिति के। मेरे को नया नया CWC में लिया गया है। तो हम लोगों को दिशा निर्देश देने के लिए वो बैठक थी, और उसमें रावत जी तो खाटी नेता हैं कांग्रेस के, और वो तो उसी लेवल पे हैं, तो वो तो महामंत्री भी रहे हैं कांग्रेस के। तो ऐसा नहीं था, नए लोगों को बुलाकर उनको क्या डायरेक्शन है, कैसे आगे चलना दिया गया। 9 तारीख की बैठक में हरीश रावत जी भी होंगे, ऐसा मेरा मानना है, दिल्ली में जो हो रही है। जी बिल्कुल। आखिरी की तरफ चलते हैं, 2-4 सवाल और पूछते हैं केवल। उत्तराखंड में एक शब्द बड़ा चर्चा में रहता है, जिहाद। जी। कई तरह के जिहाद को लेकर बात होती है, थूक जिहाद, मजार जिहाद, तमाम तरह के। धर्मांतरण को लेकर बड़ा कानून भी उत्तराखंड में सरकार ने बनाया है, जिसकी चर्चा जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं उनमें होती रहती है। कई सारी सरकारें उसको अपने यहाँ भी स्वीकार करती हुई दिखती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो डेमोग्राफिक बदलाव की बात हो रही है, ये क्या उत्तराखंड में सचमुच हालात इस तरह के हैं? इसमें 2-3 चीज़ों में थोड़ा लंबा हो जाएगा जी। एक तो डेमोग्राफिक चेंज की आपने बात की, मजार जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद की बात की। जिहाद पे मैं नहीं जाऊंगा कि उसका मीनिंग क्या है, लेकिन वर्तमान में जो प्रैक्टिकली उसका इस्तेमाल हो रहा है वो विद्रोह के लिए और आतंक के लिए हो रहा है देश में, कि वो जिहाद कर देंगे, जैसे पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से कोई होता है, उसका जो आम आदमी की भाषा में, आम आदमी की जो दिमाग में है वो गलत है उसका। वैसे जिहाद जो हमारे राज्य के देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था, सिस्टम के खिलाफ जिहाद किया था, जिन्होंने राजा राम मोहन राय, लेकिन प्रचलन में वो प्रचलन में आज गलत आ गया उसका। जो अब अगर रूप एक आम आदमी से पूछेंगे उसको गलत अर्थ लगाएगा। राजा राम मोहन राय ने जिस समय सती प्रथा इत्यादि का विरोध किया, वो भी जिहाद था उस प्रथा के खिलाफ, लेकिन आज की परिस्थिति में हम देखें तो उसका अर्थ गलत है, हम मीनिंग में नहीं जाते। दूसरा, बीजेपी बहुत सातिर पार्टी है, मजारें तोड़ी गई, आप भी जानते हैं। उसके पीछे नियत जो मुझे लगता है वो तो हमारे लोग समझदार हैं भारत के, जो उस ट्रैप में कम फंसे। हो सकता था लोग मणिमाई का जिक्र कर देते, लोग गर्जिया का जिक्र कर देते, लोग हमारे और मंदिरों का जिक्र कर देते, और ये चाहते थे ऐसा हो, और ऐसा होता तो लड़ाई होती, अंदर घर में लड़ाई होती।
एक दूसरा, मजार किसकी है? क्या माइनॉरिटी की है? मजार, किसी भी मजार को आप उठा के ले लीजिए, नामचीन मजार हैं, उसमें ज्यादातर तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग, हिंदू लोग या अन्य जाति के लोग ज्यादा जाते हैं। भाई वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के गांव में जो एक मजार है, वो किसी व्यक्ति ने अपने घर में बनाई है, अपनी निजी जमीन में बनाई है, उसको तोड़ने की कोशिश, वो रुक गई। वो तमाम दुनिया के लोगों की शराब छुड़ाता है, नशा छुड़ाता है। वो जो मजार में बैठता है हिंदू, लेकिन सैदुली का मास्टर है, उसको सैदुली आती है, वो सैदुली के माध्यम से लोगों की नशा छुड़ाते हैं। लोग आस्था से जा रहे हैं वहां। और मेरे इलाके भी कई लोग ऐसे जो ये कह दिया था डॉक्टर ने कि दारू पिएगा मर जाएगा, उनकी दारू छूट गई, लेकिन वो है। तो मेरा ये मानना है कि जो मजार हैं ये सूफियत की पहचान है। जैसे हमारे यहाँ ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं, अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग परिभाषा है। इसको मैं अब यहाँ लंबा हो जाएगा, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। उसी तरीके से उस धर्म के सूफी जो ना हिंदू को मानते हैं ना मुसलमान को मानते, वो केवल प्रेम की भाषा ईश्वर से या जो भी वो है उससे वो प्रेम करने की भाषा है उनकी। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हरी पीली नीली चादर के जरिए कब्जा किया जा रहा है। नहीं, तो मुख्यमंत्री का तो एजेंडा है सर, वो तो हिंदू मुसलमान करेंगे, वोट लेंगे। मैं कुछ और कह रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री को आज आपके चैनल से कह रहा हूं, आज से 10-15 साल बाद आप खुद कहेंगे कि करण भाई ने इस बात को मेरे चैनल में, उसकी लाठी में ना आवाज नहीं साहब। जब आप आस्था को तोड़ते हैं वोट के लिए ना, उसके नाम पर राजनीति करते हैं, बड़े बड़े लोगों को दंड मिलते हैं। हमने देखा है जिन्होंने खेल किया राम के नाम से, उनकी संख्या हो रहा है। जिन पुजारी से पूजा कराई है ना, जिन गर्भगृह में पूजा हुई है, वो कहाँ है आज? कितने दिन के बाद एक्सीडेंट होकर उनकी मृत्यु हो गई, ये पूछिएगा। आज बड़े बड़े ज्योतिष कह रहे हैं कि गलत हुआ है, गलत दिन हुआ है, जबरदस्ती कराया गया और वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और जिन लोगों ने ये सारे कर्म किए, उनके आप देख लीजिए आज किस स्थिति में अडानी जी हैं, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अटल बिहारी वाजपेयी किस स्थिति में गए, ये सब यहाँ देखा जाता है और देखा जाएगा। आपने सूफियत को गाली दी है, आपने 6x4 की मजार को लेकर मेरे भाई लैंड जहाज, और आपने अपना ऑफिस के लिए जो जमीन ली जिसमें विवाद है उसका, आपके एक कार्यकर्ता ने, इनका एक नगर पालिका का मेंबर था, उसने इसमें रोड में जो हमारी है सहजदारा रोड, उसमें एक विषय उठाया था, 6 बीघे से ज्यादा के कब्जे की बात थी। जांच में 3 पॉइंट कुछ ही निकला, लेकिन निकला ना, क्या करा आपने? थाने के बगेल की जमीन कब्जा हो गई। और उधम सिंह नगर में ये जॉर्ज एवरेस्ट में क्या हुआ, मोनू बॉलर के केस में क्या हुआ, ये जो एकड़ों में, हेक्टेयर्स में जो जमीनों कब्जे कराए जा रहे हैं, अवैध काम हो रहे हैं, उस पर तो सरकार कुछ नहीं कर रही। 6x4 के मजार को लेकर लैंड जहाज हो रहा है। तो इसका कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान होगा? निश्चित हुआ है, मैं होगा नहीं, हुआ है, क्योंकि लोगों को समझने में टाइम लगेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आम लोगों के बीच में फोकल होके बोलने की जरूरत है। हम कहे ना ये सूफियत की पहचान है, ये सूफियत है, ये मजार जो है मस्जिद नहीं है। यहां लोग दिल से कुछ मांगने, अरे मैं कह रहा हूं प्लेसिबो ही सही, लेकिन आदमी को एक राहत तो हो रही कि मैं गया था, मैं क्या है मेरा, कुछ किसी ने सुन ली। वो एक वेंटिलेटर का काम कर रहा है। मंदिर में जाके क्या करते हैं? मांगते ही तो हैं। आप अपना दुख अपने परिवार से नहीं कह पाते, तो आप, वो स्थान है, पवित्र स्थान, जिसमें किसी जो सूफी है उसने बैठ के तपस्या किया, वही तो जगह है जो वहां बैठता था। और वो सूफी के यहाँ जाके आप कह रहे हैं अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो मैं अपना दिल तो खोल आया। तो ऐसी जगहों को चिन्हित करके हटा। आप कहीं रोड में कहीं उससे दिक्कत आ रही है, कहीं अगर उससे किसी समाज को दिक्कत आ रही है, आप करिए, पर आपने कर दिया क्या? मणिमाई को हाथ लगाने की हिम्मत है सरकार की? चैलेंज है मेरा धामी को, मैं सबसे पहले तलवार लेके खड़ा हूंगा। लगा सकते हैं, लगा के दिखाएं और पता भी चल जाएगा। तो किसी की आस्था से खेलना किसी का राजधर्म नहीं हो सकता। चलिए अब SIR नहीं, एक चीज और है सर, आपने एक बात और कही थी, धर्म परिवर्तन। मेरा यह मानना है, कारण मैं कांग्रेस की तरफ से बयान नहीं दे रहे वाला, धर्म परिवर्तन का कारण क्या है? आज आप धर्म परिवर्तन में बात कर रहे हैं, 24 से लेके 47 तक तो बहुत सारे धर्म परिवर्तन हुए, जब मैक्सिमम गांव के गांव को क्रिश्चियन बनाया गया अंग्रेजों के समय में। मेरे दौरहाट का एक बहुत लंबा क्षेत्र है,
जहां जितने भी उस समय लोग रहते थे उन सबको क्रिश्चियन बनाया गया। आपके गरुड़ से लगा हुआ क्षेत्र है जहां आज भी कई गांव में क्रिश्चियन कम्युनिटी है। उस समय आरएसएस कहां थी? अंग्रेजों के खिलाफ बोलने में मुंह में दही जम गई थी क्या? माफी वीरों को डर लगता था अंग्रेजों से, उस समय धर्म परिवर्तन की बात नहीं की। एक भी उदाहरण दे दीजिए 1924 से लेकर 1947 के बीच में जिसमें धर्म परिवर्तन के खिलाफ आरएसएस ने आवाज उठाई हो। मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से, आज आजादी के 60-65 साल बाद आपको याद आ रही है धर्म परिवर्तन की? क्यों? क्योंकि उससे आपका वोट बैंक बन रहा है, आपने एक वोट मशीन बना दी है। और ये चीज कांग्रेस के नेताओं को खुल के बोलनी चाहिए बिना डरे हुए। कब तक नुकसान होगा? कब तक लोग नहीं समझेंगे? पढ़े लोग तो समझेंगे, कम से कम पढ़े लिखे लोग जो समझदार हैं, जिनके दिल खुले हुए हैं, जिनका मस्तिष्क खुला हुआ है, वो समझेंगे इस बात को। बताएं ना, 24 से 47 तक क्यों चुप थे आप? और आज आप क्यों बोल रहे हैं? और कारण क्या है? आप पानी नहीं पीने देंगे अपने कुएं से, आप मंदिर में उनको रहने नहीं देंगे। आप अभी उत्तरकाशी में जो हुआ है कुछ महीने पहले घटना, कुछ मेरे ख्याल से 8 महीने हो रहे हैं, अगर आप ये व्यवहार करेंगे तो आप कैसे रोकेंगे? चलिए कर्ण मेहरा जी, आखिरी सवाल पर आते हैं। अब आप ज्यादातर समय रानीखेत को दे रहे हैं जी, रानीखेत क्या संदेश दे रहा है? देखिए, मुझे पाला बड़ा रानीखेत ने किया। मुझे कुछ जगहों से और भी ऑफर थी कि यहाँ आके लड़ें, लेकिन मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। वहीं गलियों में खेला हूँ, वहीं हर गांव में शायद क्रिकेट और फुटबॉल खेली है, और उन लोगों का अपार प्रेम मिला। मैं, मेरे पिताजी की जब मृत्यु हुई 2001 में, उसके बाद 2003 में फूलों की तरह उठा के मुझे उन्होंने प्रमुख बनाया। उसके बाद अजय भट्ट जैसे दिग्गज से, जो बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा उस समय था, मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उस समय मुझे एक छोटे से लड़के को जिता के भेजा। कपड़े भी नहीं थे सफ़ेद रंग के, शायद आपने याद होगा, मैं जब विधानसभा आया मेरे पास कपड़े नहीं थे, जीन्स टी शर्ट में ही मैं था। और 12 में फिर थोड़े से मैं रहा, फिर मतलब जो मैं हूँ जहाँ हूँ उसमें रानीखेत का बहुत बड़ा हाथ है, उनका सहयोग है। और रानीखेत को गौरव है इस बात का, सीबी गुप्ता रानीखेत से, हरगोविंद पंत रानीखेत से, गोविंद सिंह मेहरा रानीखेत से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री बचे सिंह रावत रानीखेत से, इस समय वर्तमान में एमपी केंद्रीय मंत्री, उससे पहले राज्य में पहले स्वास्थ्य मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट उसी रानीखेत से, उसी रानीखेत में मुझे भी मौका मिला है। तो मेरे लिए इससे गौरव की कोई बात नहीं हो सकती। और वहाँ से लड़ने का मज़ा एक अलग है, एक बात अलग है। तो मैं वहीं समय ज़्यादा दे रहा हूँ और चाहता हूँ कि वहीं से बनूँ और वहीं की मिट्टी में मिल जाऊँ। बिल्कुल, कर्ण मेहरा का कहना है कि रानीखेत अच्छे संकेत दे रहा है और रानीखेत ही दिल में बसता है। अब ये 2027 में रानीखेत क्या फैसला लेगा, ये तो 2027 में पता लगेगा। कर्ण मेहरा से बड़ी लंबी बात हुई, बड़े अलग अलग विषय पर बात हुई। कर्ण मेहरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।